इनमें भी दो में एक बचा कि सही टैक्स कोड क्या है। अब सही टैक्स कोड के लक्षण क्या हैं जी कि पहला लक्षण ये है कि उसमें सर्वात्मकता होनी चाहिए। सार्वजनिक तल पे कोई चीज अगर सर्वात्मक नहीं है जी तो वो सही नहीं होगी। तो सबसे पहला लक्षण सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो सर्वात्मक हो। ठीक है, वो सब तक जाता हो, सबसे संबंधित होता हो। जी अगर उसमें सर्वात्मकता नहीं है तो वो सार्वजनिक टैक्सेशन प्रणाली कभी नहीं हो सकती। जी जी अब कोई आदमी कहेगा कि इसमें आपका कहने का मतलब यह है कि आप जो है गरीबों के विरुद्ध बोल रहे हैं। भाई गरीबों से भी टैक्स माने सब पर टैक्स लागू होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि माने गरीबों पर भी लागू होना चाहिए, है ना। तो ये बात सच है कि टैक्सेशन सबसे संबंधित होता है तो सब पर लागू होगा। क्या ये जो नया टैक्स कोड आया है अथवा जो पुराना टैक्स कोड चल रहा था, क्या ये वाले लक्षण उनमें हैं? तो पता चलेगा नहीं है। ना तो पुराने टैक्स कोड में ये लक्षण है, ये पहले जो हमने एक बताया, अभी पहला बताया, जी जी ना पुराने वाले टैक्स कोड में कहीं लागू हो रहा है और ना नए वाले में जी इसका प्रावधान। इसका मतलब तो सही वाले की जो कसौटी है उसके लक्षण हैं वो तो पहला वाला लक्षण है ही नहीं। जी तो माने कि पीछे जो चीजें हैं वो अभी तक सही नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि फिर ये बदलती रहेंगी। जी जी इसीलिए 50 बार ये टैक्स कोड बदल चुका है। जी दूसरा लक्षण है, कोई भी बात सही है अथवा नहीं है, चाहे वो टैक्स कोड की ही बात हो अन्य भी कोई बात हो, तो उसमें ये जो बेसिक चीजें हम बता रहे हैं ये कॉमन फैक्टर्स हैं। एक तो सर्वात्मक होना चाहिए और दूसरा लक्षण ये है कि वो औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। औचित्य क्या है कि इस दुनिया में आत्मिक दृष्टि से तो सब सम हैं, लेकिन गुणात्मक, क्षमतात्मक, जी सामर्थ्यात्मक, कौशलात्मक, जैसे कि 10 ड्राइवर हों, 10 एक समान कुशल होंगे ड्राइविंग में, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो ये एक पॉइंट जो दूसरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि क्या ये बात औचित्यपूर्ण भी है। एक तो सबके लिए समान रूप से सर्वात्मक हो, जी सब पर समान रूप से लागू होती हो। दूसरी ये है कि वो जो कुछ भी है टैक्स कोड वो औचित्यपूर्ण भी हो, उसमें एप्रोप्रिएटनेस भी हो। जी तो दो लक्षण। पुरानी जो टैक्स कोड चल रही थी उसमें भी ये दोनों लक्षण नहीं है। जी नया जो टैक्स कोड है इसमें भी ये दोनों लक्षण नहीं है। तो चाहे पुरानी पॉलिसी हो चाहे नई पॉलिसी हो, पुराना टैक्स कोड हो चाहे नया टैक्स कोड हो, उनमें ये दोनों लक्षण नहीं पाए जा रहे। ना तो वो सब पर समान रूप से लागू हो रही है जी और ना ही वो औचित्यपूर्ण ढंग से लागू हो रही है। ये दो मौलिक कसौटियां हैं। देखिए, एक तो सभी पहला लागू होगा तो टैक्स कोड क्या बनेगा, टैक्स कोड के ऊपर ही लिखा रहना चाहिए कि ये टैक्स
टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, इसके जो नियम हैं, ये सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, पहली बात। अब इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि कोई गरीब है, कि कोई अमीर है, कि कोई बीमार है, कि कोई विकलांग है। ये कोई कारण नहीं है। ये औचित्य का विषय हो सकता है जी, लेकिन सर्वात्मकता का विषय नहीं है। उसमें तो ये कोई क्लाज नहीं लाया जा सकता कि तुम, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता कि आप जो हैं गरीब हैं, आप जो है ग्रामीण हैं, आप शहरी हैं, महिला है, आप महिला हैं, कि आप पुरुष हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आप गरीब आदमी हैं कि अमीर आदमी हैं, आप स्त्री हैं कि आप पुरुष हैं, आप खिलाड़ी हैं कि आप दूसरा काम करने वाले हैं, इसका कोई क्लाज नहीं है एक्सक्यूज का। जी, आपको इसमें कोई एक्सक्यूजल नहीं है। अगर विचारणीय है तो यह औचित्यपूर्ण वाले मामले में है। तो पहले तो हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है, तीसरी बात, कि इसमें जो पहले वाली जो बात है उसकी आड़ में दूसरे वाली बात को हटाया नहीं जा सकता, उपेक्षित नहीं किया जा सकता, और दूसरे वाली की आड़ में पहले वाली को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। ये तीसरा बिंदु है इसका। जी जी, ये ध्यान देने योग्य बात है और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, कोई टैक्स कोड लाइए तो पहला लक्षण, दूसरा लक्षण और फिर तीसरा लक्षण जो हमने कहा। पहला लक्षण ये है कि वो सर्वात्मक होना चाहिए, माने सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दूसरा लक्षण ये होना चाहिए कि वो औचित्यपूर्ण होना चाहिए। और औचित्य का निर्णय क्या है? वो जो हमने बताया कि कोई आदमी अधिक गुणवान हो सकता है, कोई कम गुणवान हो सकता है, कोई अधिक कर्मठ हो सकता है, कोई कम कर्मठ हो सकता है, किसी की अधिक आय हो सकती है, किसी की कम आय हो सकती है, किसी के रिसोर्सेस अधिक हो सकते हैं, किसी के रिसोर्सेस कम हो सकते हैं। एक आदमी 4 रिसोर्स लिए बैठा है, एक आदमी के पास एक ही रिसोर्स है, किसी के पास 2, किसी के पास एक भी नहीं है। तो ये क्या है? औचित्यपूर्ण निर्णय लेने के बिंदु हैं ये। कि आप बीमार हैं, इसलिए आप उतना उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कोई कह दे कि टैक्स कोड ऐसा होना चाहिए कि भाई सब नागरिक हैं, सब नागरिक समान है, संविधान में लिखा है, तो सब जो है समान रूप से सबके ऊपर 1-1 करोड़ रुपए टैक्स लगा दिया जाए सालाना। और बाद में पता चला कि एक आदमी ऐसा भी है जिसकी साल की 10,000 रुपए भी इनकम नहीं, फिर वो क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए कैसे देगा? इसका मतलब ये आपने पहली वाली बात पे टिक गए और आप दूसरी तीसरे लक्षणों को आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब दूसरा लक्षण देखो, टैक्सेशन तो सब पर समान रूप से लागू होगा, लेकिन दूसरा लक्षण ये कहता है कि उस समता को औचित्य से जोड़ा जाएगा। मतलब उसमें औचित्य के लक्षण भी लाने पड़ेंगे। तो पहले तो सब ये टैक्सेशन सब पर लागू होगा, ये आपने कह दिया, ये पहला आपने कोटा पूरा कर दिया, एक लक्षण आपने ग्रहण कर लिया। अब क्या लागू होना है ये दूसरा विचार करेगा समान रूप से। दूसरा कहता है कि आप चूंकि सबकी आय, सबका श्रम का अनुपात, सामर्थ्य का अनुपात, संसाधनों का अनुपात और भी मल्टी चीजें, परिस्थितियों का अनुपात, एक क्षेत्र में मान लीजिए कि बारिश बहुत होती है तो दूसरे क्षेत्र में बारिश ही नहीं होती है, तो फसल के उत्पादन में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना? मतलब मल्टी चीजें इसमें विचारणीय है औचित्य के तल पर। सामर्थ्य भेद है, एक आदमी 8 घंटे काम कर पाता है, दूसरा आदमी 8 भी नहीं कर पाता, कोई 16 कर रहा है, तो सामर्थ्य भेद भी है। इसका मतलब टैक्सेशन तो समान रूप से लागू होगा, लेकिन औचित्यपूर्ण होगा। अब ये बात कुछ हजम होगी जी।
इन तमाम कारणों से होता क्या है, दूसरे वाले बिंदु के तहत जितने कारण गिनाए गए औचित्य के, उससे क्या फर्क पड़ेगा, विचार कीजिए। तो फर्क पड़ेगा उसकी आर्थिक आय पर। वो विकलांग है, वो समर्थ है, वो असमर्थ है, वो पार्शियली असमर्थ है, वो बहुत कुशल है, एक अल्प कुशल है, एक अकुशल है, बट एवरीवन इज डूइंग समथिंग, अर्निंग समथिंग। कम कुशल है तो थोड़ा सा कम कमा रहा होगा, ज्यादा कुशल है ज्यादा कमा रहा होगा, है ना। कम समर्थ है तो कम कमा रहा होगा, ज्यादा समर्थ है तो ज्यादा कमा रहा होगा। और एक ऐसा भी हो सकता है कि असमर्थ ही हो, अल्प समर्थ के बजाय असमर्थ ही हो। अरे तो असमर्थ ही है तो कम कमा रहा होगा जैसे वो, एक ज्यादा कमा रहा हो जैसे कोई, तो ये ना कमा रहा होगा। ये भी एक स्थिति है, मान्य है जी। दूसरा लक्षण कहता है यस एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। फर्क क्या पड़ेगा इन तमाम बातों से कि आय में उच्चावचन होगा। समझ रहे जी। फर्क क्या पड़ेगा, तमाम लक्षण गिन लो और भी 100 जोड़ लो जो याद आ जाएं। फर्क क्या पड़ेगा, एक शब्द में आय का उच्चावचन होगा। तो आप उन सामर्थ्य का चिंतन छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं जी जी। उनसे जो घटना घटित होने वाली उसको पकड़ लीजिए जी जी। आय का उच्चावचन, समझ गए जी। सरल हो गया ना ये। दूसरे बिंदु के तहत ये औचित्य देखना है कि आय का उच्चावचन है जी। तो आय के उच्चावचन के अनुपात में टैक्सेशन होगा। अब क्या होगा, सब पर होगा। दोनों बातें जस्टिफाई हो। एक चीज और कि समता, अब तीसरा इसमें प्रावधान कहता है कि समता के अनुपात में या समता की आड़ में आप औचित्यता की उपेक्षा मत कीजिए जी, और औचित्यता की आड़ में समता की उपेक्षा मत कीजिए। कि आप ये कहें कि ये तो गरीब है, इन पर टैक्सेशन लगाएंगे तो भाई मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कि आप अमीर पर 100 करोड़ का टैक्स लगाएं तो क्या इससे 100 करोड़ मांगने वाले हैं? नहीं, औचित्य तो ये कह रहा है ना कि आय जो उच्चावचन, तो टेंशन क्यों ले रहे? और अगर आय शून्य है तो ये तो मान तो रहा है उच्चावचन का सिद्धांत, वो तो सेकंड वाले बिंदु पर विचारणीय हो ही गया। अगर 0 है तो टैक्सेशन विल बिकम 0 एंड इक्वली टैक्सेबिलिटी इज देयर। अगर 1 रुपए भी आया तो वेदर टैक्सेशन में भी देयर, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेशन, जो भी अमाउंट, व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी चार्ज, जो भी आप लगा रहे हो 1%, 2%, 5%, ठीक है, इट विल गो देयर। अगर 0 है तो 0 विल गो देयर। आय नील है, एक साल वो बीमार पड़ा रहा तो टैक्सेशन, मान लीजिए उसकी आय शून्य हो गई, घर में कोई एक रह रहा है आदमी और उसकी पर्सनल आय जो है गिर गई है, तो उसका जो पर्सनल टैक्सेशन होगा अगर शून्य हो गई है तो उसका टैक्सेशन शून्य होगा। अब वो तीनों लागू हो रहे हैं, आप ये मत सोचिए लागू नहीं हुआ, टैक्सेशन तो हुआ, कैलकुलेशन हुआ उसके ऊपर। औचित्य भी देखा गया। औचित्य क्या था कि सन्नाटा जी, उच्चावचन, तो कहीं फिर सन्नाटा, और उपेक्षा तो नहीं हो रही। तीसरा भी बिंदु विचार लो कि उपेक्षा तो नहीं हो रही, औचित्यता की आड़ में समता की, समता की आड़ में औचित्यता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। तीसरा लक्षण भी मान रहे हैं, तो एवरीथिंग इज ओके। तीनों लक्षण हो गए, गरीब का भी निपटारा, महागरीब का भी निपटारा, अमीर का भी निपटारा, महाअमीर का निपटारा, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, सबकी आय एडजस्टेबल है। अब आप कहेंगे कि तीनों लक्षण मिल गए, अब क्या कि ये सही होने के ये लक्षण थे। अगर तीनों लक्षण मिल रहे हैं तो ये चीज सही है।
और नहीं मिल रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है। तो सही और गलत टैक्स कोड चाहिए। गलत है तो बता दो कि गलत टैक्स कोड आया है, नया टैक्स कोड नहीं जी। गलत टैक्स कोड आया है, बताओ ना, साफ साफ बताओ, प्रजा को झूठ क्यों बोलना। अगर सही है तो सीना ठोक के बोलो ना कि सही टैक्स कोड है, और सही के लक्षण देख लो। और ये बातें जो तीनों हमने कही, ये सही गलत के निर्णय के शाश्वत लक्षण हैं किसी भी चीज में, इसलिए टैक्सेशन पर चिंता ना करें जी, किसी भी प्रस्ताव। हाँ, ये सब पर यही हाल है। सार्वजनिक तल पर जो कोई भी आप काम करेंगे उसमें ये 3 कसौटियां सदा सदा रहेंगी। ना केवल टैक्सेशन बल्कि एजुकेशन जी, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, अन्य कोई कार्यनीति जो भी आप करना चाहें जी, सब में ये बराबर लागू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कहा गया सही गलत की कसौटी, ये केवल टैक्सेशन के लिए नहीं कहा गया कि उनके लिए आप ये बात बता रहे हैं, बाकी से नहीं, बाकी सभी चीजों में यही वाला लागू होने वाला है जी। जैसे उदाहरण के लिए आप एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं जी जी, ये तीनों रख लीजिए। सही पॉलिसी है कि गलत पॉलिसी, अभी आपका पसीना छूट जाएगा। क्या आप नई और पुरानी क्यों कहते हैं? इसी सही और गलत पॉलिसी की परिभाषा से बचने के लिए, क्योंकि आपका फ्लॉप शो हो जाएगा जी जी। तो हर बेईमान कहेगा नई पॉलिसी, नया कोड, नया विधेयक, नया बिल, पुराना बिल, नया बिल, नई सरकार, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, वो ऐसा बोलेंगे। मोदी सरकार, योगी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, गांधी सरकार, कांग्रेस सरकार। सही सरकार और गलत सरकार कोई कहता है क्या? जब भी कोई नए और पुराने की बात करे तो समझ जाना कि घोटाला कर रहा है। क्यों? बहुत सी चीजें पुरानी बड़ी अच्छी होती, जैसे कि पुराना चावल जी ज्यादा महंगा बिकता है, तो पुराना होना हर बार गलत होगा ऐसा नहीं है। वो तो ज्यादा कीमती सिद्ध हो रहा है। पुरानी शहद, अब बताइए, तो आप समझ सकते हैं कि नया पुराना कोई सही होने का प्रमाण नहीं है कि नई चीज है तो वो सही होगी, अब पुरानी है तो वो गलत होगी, अथवा पुरानी है इसलिए सही है। ओल्ड इज गोल्ड ना, एवरी ओल्ड थिंग इज नॉट ए गोल्ड, कैन नॉट बी द गोल्ड। कोई भी पुरानी चीज सब गोल्ड होगी, पुराना तो लोहा भी होता है, तो क्या गोल्ड है? ओल्ड इज गोल्ड, सही है कहावत? नहीं नहीं नहीं, गलत कहावत है। ओल्ड इज एवरी टाइम नॉट गोल्ड। तो बचाव उसी में है कि आप सही और गलत की बात करिए, ओल्ड एंड न्यू की बात मत करिए। तो न्यू टैक्स कोड या ओल्ड टैक्स कोड, ये डिस्कशन का विषय नहीं। डिस्कशन का विषय है सही टैक्स कोड या गलत टैक्स कोड। तो जब आप सही टैक्स कोड और गलत टैक्स कोड की बात करोगे तो आप ईमानदार ठहरोगे, सत्यनिष्ठ ठहरोगे, न्याय संगत ठहरोगे, न्यायप्रिय ठहरोगे, न्यायकर्ता ठहरोगे। लेकिन अगर आप नहीं है न्यायशील, नहीं है न्यायप्रिय, तो आप नए और पुराने की बात करेंगे, मेरी और तेरी की बात करेंगे, हिंदू टैक्स कोड और मुस्लिम टैक्स कोड की बात करेंगे, आप देसी टैक्स कोड और विदेशी टैक्स की बात करेंगे, आप
आधुनिक टैक्स कोड और प्राचीन टैक्स कोड की बात करेंगे, आप सही टैक्स कोड और गलत टैक्स की कोड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप सच्चे इंसान नहीं हैं। तो सच्चा इंसान ही केवल सही और गलत की बात करता है, टुच्चा इंसान कभी सही और गलत की बात नहीं करता। वो मेरी पॉलिसी, तेरी पॉलिसी, देसी पॉलिसी, विदेशी पॉलिसी, नई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी, भारतीय पॉलिसी, गैर भारतीय पॉलिसी, ऐसी बात करेगा। हिंदू पॉलिसी और इस्लामिक पॉलिसी या ईसाई पॉलिसी, बौद्ध पॉलिसी, ना ना। सही धर्म और गलत, अब धर्म का भी निर्णय करना हो ना तो भी ऐसे ही होगा, सही धर्म है कि गलत धर्म है जी। आप बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ऐसा नहीं होता। सही धर्म या गलत धर्म, जो भी धर्म है वो सही है या गलत है। और सही है यही भर पता करना होता है, गलत है ये पता नहीं करना पड़ता। बेईमान क्या कहेगा, वो गलत की समीक्षा करेगा जी। सही की समीक्षा से बेईमान बचेगा, गलत की समीक्षा करेगा कि ये गलत है जी। उससे पूछो फिर सही क्या है तो वो नहीं बता पाएगा, बस गलत है, कोई चीज गलत है, बस उसकी नहीं है तो गलत है, दूसरे की है माने गलत है। तो निजी निजी स्वार्थों पर आधारित आप जी एक दूसरे को गलत बोलते रहते हैं। आप सही पर विचार करें, सही पर कार्य करें, सही को प्रेस्क्राइब करें, सही को प्रतिष्ठित करें, सही को प्रचारित करें, और जीवन में क्रांति आ जाएगी, जीवन सुंदर हो जाएगा, समाज में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा, और कहीं न कोई युद्ध होगा, न राष्ट्र राष्ट्र लड़ेंगे, न जाति जाति लड़ेंगे, न धर्म धर्म लड़ेंगे। ऑटोमेटिकली शांति का साम्राज्य आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सुखी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। आजादी का आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा, आप आजाद हो जाओगे। आप सही व्यवस्था इंप्लीमेंट कर लो, आपको आजादी का आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा, गुलामी का विरोध नहीं करना पड़ेगा, परतंत्रता के पीछे आपको आंदोलन नहीं चलाने पड़ेंगे। सही वाली व्यवस्था लागू कर लो। और सही क्या है इसकी कसौटी हमने बता दी, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है इन तीनों कसौटियों को। तो अब इसमें ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए टैक्स के बारे में अगर सही गलत, तो सही वाला टैक्स कोड क्या होना चाहिए, तो इसे समझ लें। सबसे पहले तो हमने कहा ये तीनों लक्षण आपके दिख जाएं जी, तो उन तीनों लक्षणों पर आधारित अगर मान लीजिए बनाना हो तो क्या बनाएंगे आप जी। सबसे पहले तो आप ये बनाएंगे कि सब पर लागू होने वाला एक विशेष प्रतिशत उनकी जो कुछ भी आय होती हो जी, उस पर लागू कर दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिकली एक न्याय संगत टैक्स कोड प्रतिष्ठित हो जाएगा। प्रतिशत क्यों, कोई विशेष अमाउंट क्यों नहीं कि सब लोग 1-1 करोड़ रुपए जमा करें या 10-10 करोड़ रुपए सालाना जमा करें। प्रतिशत आपकी आय पर आधारित होगा, प्रतिशत आय पर आधारित होगा, और आपकी कुल जो भी आय होती हो उसी पर आधारित होगा, और एक ही कोई प्रतिशत होगा। ऐसा नहीं कि इतने तक इतना प्रतिशत, फिर उससे ऊपर इतना प्रतिशत, फिर उससे ऊपर इतना। ये ऊपर क्या होता है, ये बड़े आदमियों के विरुद्ध आप षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आप अधिक आय पर बड़ा प्रतिशत लगाते हैं तो आप लोगों के आर्थिक विकास पर रोक लगा रहे हैं, उसके श्रमशीलता उसके प्रयत्नों पर आप रोक लगा रहे हैं, क्योंकि उसका उत्साह क्षीण होगा कि आगे टैक्सेशन तो बहुत ज्यादा जाएगा। 1% कर किसी भी आवक राशि पर, जो भी आपके पास कोई भी आय होती है, उस आवक राशि पर आपके खाते में जिस भी मद से पैसा आता हो, अगर उस पर 1% कर लगा दीजिए तो अथाह राजकोष का निर्माण होगा। और ये आवक आपका बैंक खाता में सबका अनिवार्य कर दीजिए,
कि सभी जितने आर्थिक लेन देन, वित्तीय लेन देन होंगे वो सब बैंक अकाउंट से ट्रांसफरेबिलिटी से होंगे। नगद लेन देन कोई नहीं होगा, आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर। तो हमने डिजिटल करेंसी सिस्टम दिया था और वो सौभाग्यवश आपके वो इम्प्लीमेंट हो गया है पूरे देश में। हमने बहुत लंबा कैंपेन ही चलाया था बहुत दिनों तक। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने इसका केस किया था कि डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट हो। तो डिजिटल करेंसी सिस्टम वो इंप्लीमेंट हो गया है और करेंसी धीरे धीरे 100% की ओर डिजिटलाइज होने वाली है। तो छप करके चलने वाली करेंसी या ढल करके चलने वाले सिक्के ये बंद हो जाएंगे। तो कागजी नोट और धातु के सिक्के ये दोनों ही बंद हो जाएंगे और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरेबिलिटी से जब सारे धन का लेन देन होने लगेगा तो जो कुछ भी धन आएगा वो दिखेगा ही आपके खातों में। और बैंक में ऑटोमेटिक डिडक्शन के सिद्धांत पर कि अगर 100 रुपए आएंगे तो 99 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे और 1 रुपए सरकार के खाते में राजकोष में चले जाएंगे और आपको इसमें कोई जोर नहीं पड़ेगा। इट्स सो सिंपल, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अब मोटा मोटा कोई पैसा लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपके बैंक खाते में आवक राशि पर 1% अगर टैक्सेशन लगा दिया जाए जी, तो चाहे इसमें कोई संपत्ति पर लगाने की बात नहीं है, ये आवक राशि पर कहा जा रहा है। जो भी किसी के खाते में किसी भी मद से आता हो इससे मतलब नहीं, जिस भी मद से आता हो अगर वो आवक राशि है तो उस पर आप लगा सकते हैं। हाँ, किसी ने किसी से कोई लोन लिया हो, उधार लिया हो, तो वो आवक नहीं है, वो तो मतलब एक तरीके का बर्डन ही है उस पर, आप उसे हटा दीजिए। अब बाकी जो भी आवक राशि है आप लगाते रहिए। और लोगों को जहां कहीं से भी आवक राशि कोई आती है आप उसको 1 रुपए काट लिया करिए 100 रुपए में से, और सरकार का खाता मालामाल रहेगा हमेशा, कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज से ज्यादा टैक्सेशन आएगा। फिर कैसा डर? अच्छा, इसमें कहेंगे कि पहला वाला प्रिंसिपल लागू हो गया, इसमें पहला लक्षण, हाँ, क्योंकि 1% आपने कॉमनली सब पर लगाया है। अब इसमें देखिए, जो गरीब है उसका दें, ये जिसकी कोई आय नहीं है, 1 रुपया भी नहीं कमा पाया, साल भर बीमार रहा जी, तो उसका टैक्सेशन 1% लगा लूं उसकी आय पर, कितना हुआ भाई? 0 कमाया जी, तो 0 × 1% कितना हुआ? 0 ही हुआ। 0 में गुणा करने पर सब 0 ही हो जाता है ना? बड़ी साफ बात है। 0 अमाउंट का अगर 1% निकालोगे तो इसका मतलब 0 ही होगा, तो उसकी टैक्सेशन कितनी हुई? 0 हो गई। अब बड़ी न्याय संगत है। क्यों? एक तो समान रूप से सब पर लागू भी है और दूसरा औचित्यपूर्ण हुआ है, और उसने 100 रुपए कमाए हैं तो 1 रुपए उसका टैक्सेशन चला जाएगा। एक साल में मान लीजिए मात्र 100 रुपए कमाए उसने तो चला गया, 1 रुपया चला गया। ये अल्प आय वाले का जी। इसी तरह मध्यम आय वाले का हो जाएगा। तो मध्यम वर्गीय, एक का 0, एक का 1 रुपए, मध्यम वर्गीय है तो उसका चलो 5 रुपए, और उच्च वर्गीय है तो चलो उसका 10 रुपए, और महा उच्च वर्गीय है तो ज्यादा से ज्यादा कितना का ज्यादा कमा रहा हो, ज्यादा तो 100 रुपए। एवरेज बता रहे हैं जी जी समझने के लिए। अब बाकी पूरा कैलकुलेशन जो भी आएगा वो पेमेंट होता रहेगा जी। तो ये औचित्य के अनुपात में गया जी, कि जिसका कुछ नहीं था उसको टेंशन कहां है? गरीब हो तो 0, वो तो 1% तो उतने पे लगना है, तो टेंशन कहां तुमको? और थोड़ा कमाए हो तो टैक्सेशन भी तो थोड़ा ही समझ जाना है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं कमा पाए हो तो 0 है, और थोड़ा कमाए हो तो 100 ही कमाए हो तो 1 रुपए जी, 1000 कमाए हो तो 10 रुपए, 1 लाख कमाए हो तो 1000 रुपए, 100 लाख कमाए हो तो 1 लाख रुपए। अब 100 लाख कमाओ, आप 100 करोड़ कमाओ ना जी, 100 करोड़ कमाए हो, 1 करोड़ रुपए चले, 1% इज देयर
तो 1% कॉमन हो गया ना, सब पर लागू है। और औचित्य के अनुपात में कि 0 to 1 करोड़ या अदर जितनी आए उतना 1%, तो कितना प्रॉपर है? किसी को कोई अखरेगा नहीं। 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ टैक्स गया, 100 करोड़ कमाया तो 99 करोड़ तो रखे बैठा है। तो 99 रुपए वाले की तुलना में उसके पास 99 करोड़ रुपए हैं, उसको कौन सा डर है? समझ रहे? और कितना भी कमाओ इसकी खुली छूट होगी। ऐसा नहीं कि तुमको जो है 50 करोड़ लगेगा टैक्स, नहीं, 1 करोड़ लगेगा। 1% माने 1%, तो 50 करोड़ नहीं कि 50%। 100 करोड़ कमाए हो तो तुमको 50% टैक्स देना पड़ेगा। अभी है नियम कि ज्यादा टैक्सेशन है तो ज्यादा, माने ज्यादा इनकम है, बहुत ज्यादा, तो उस पर बढ़ते हुए क्रम से उसको देना है। तो वो तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा आय बढ़ाने का। तो घर बैठे कहेगा अरे इससे ज्यादा करने से तो 100 करोड़ कमाओगे, 50 करोड़ इनको दो। मेहनत इधर रातों दिन करो और 50 करोड़ चला जाएगा सीधी, तो डरेगा। और 1% ही है तो उसको लॉजिकल दिखेगा कि उसका भी 1% जा रहा, उसका भी जा रहा, उसका भी जा रहा, तो संतुष्ट रहेगा। और इसमें किसी की उपेक्षा नहीं हो रही कि इसके आड़ में उसका जो है समता हटा दी गई, नहीं, सब पर है ये जी, समान रूप से लागू है और औचित्य पूर्ण ढंग से लागू है। न इसके द्वारा उसकी उपेक्षा, ना उसके द्वारा इसकी उपेक्षा। तो तीसरा भी पॉइंट सिद्ध हो गया। अब आप समझ गए कि ये सही है, सही है, सही है जी जी। तो ये नया सही टैक्स कोड क्या होना चाहिए वो बता दिया। अब चाहे जब लागू कर लो, देश का ही नहीं दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और ना लागू करो, अपना उद्धार मत करो। इसी तरह एक दूसरे को नया और पुराना, नया और पुराना, और देसी और विदेशी, और तेरी और मेरी पॉलिसी और टैक्स कोड अपना करते रहो और लात जूते एक दूसरे के सर पे मारते रहो और खूब एक दूसरे गुलाम बनाओ, खूब एक दूसरे का शोषण करो, धोखा दो, छल कपट से चलते रहो, नया पुराना, देसी विदेशी, यही करते रहो, लड़ते रहो। सही बता दिया, पालन करना है तो जो जिस भी देश को अकल आ जाए वो इसे इंप्लीमेंट कर ले, और कभी कोई दुख नहीं आएगा किसी राष्ट्र में जो भी इसे इंप्लीमेंट कर लेगा। पक्का समझ नहीं, सारा बवाल, सारा शोषण ही इसके न होने की वजह से। बहुत सिंप्लीफाइड है। आप नीरज जी को शायद बात स्पष्ट हुई होगी। मधुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके माध्यम से इस फेसबुक लाइव में हम लोगों ने समझा कि वास्तविक टैक्स प्रणाली क्या होनी चाहिए, और साथ ही किसी भी कोड का या नियम निर्णय का जो कि सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं, उनकी सही या गलत होने की कसौटियाँ क्या होती हैं, इनसे भी हम सब परिचित हुए। तो इस समुचितता की जो कसौटियाँ आपने बताई हैं, इसके आधार पर हम सब सुनने वाले, आप, हम नियमों, अभी जो प्रचलित नियम हैं, जो भी प्रचलित कोड हैं, उनके सही गलत का भी आकलन कर सकते हैं। और अंत में आदरणीय गुरु जी ने हम सबको वास्तविक करारोपण की जो पद्धति है वो क्या होनी चाहिए उससे भी अवगत कराया। तो हम आप सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप अपने मित्रों को, परिजनों को अधिक से अधिक इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, इसे शेयर करें, ताकि समस्याओं के वास्तविक समाधान से हम परिचित हो सकें। धन्यवाद।